देश के आर्थिक मामलों से संबंधित नीति निर्माता जो हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। प्रूडेंस प्रीवेल्स। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, विवेक, और प्रीवेल का मतलब होता है व्याप्त होना, किसी चीज का प्रभाव होना, है ना, किसी चीज की प्रबलता होना। तो इस एडिटोरियल में टाइटल के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भाई इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई जो भी हम नीति बनाएं, उसमें बुद्धिमानी जो है वह प्रबल होनी चाहिए, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है प्रूडेंस प्रीवेल्स, है ना, कि भाई बुद्धिमानी और विवेक से हमें काम लेना चाहिए जब इन्फ्लेशन से संबंधित नीति निर्माण हम करें ना। उसको एक तरीके से उसकी प्रीवेल का मतलब है कि भाई उसकी प्रबलता होनी चाहिए, उसका प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए, किसका, बुद्धिमानी का। विवेकपूर्ण तरीके से हमें काम करना चाहिए। दैट इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स। जब भी कोई सेंटेंस दैट से शुरू होता है ना, तो उसका मतलब होता है यह बात की। इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति या फिर कहें कि महंगाई जो है, इज अ कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स, कि भाई महंगाई जो है एक चिंता का विषय है। कंसर्न का मतलब है चिंता, फॉर पॉलिसी मेकर्स, कि नीति निर्माताओं के लिए महंगाई जो है वो चिंता का विषय है। यह बात इज रीअश्योरिंग, यह बात जो है आश्वस्त करने वाली है। रीअश्योरिंग यानी पुनः आश्वस्त करने वाली है। फॉर कंज्यूमर्स एंड सेवर्स, कि भाई जो भी आप कह सकते हो कि कंज्यूमर्स हैं, है ना, कि जो भी उपभोग करने वाले लोग हैं, या फिर जो सेविंग करने वाले लोग हैं, जो सेवर्स हैं, इन सब के लिए यह बात आश्वस्त करने वाली है कि नीति निर्माताओं के लिए इन्फ्लेशन जो है एक चिंता का विषय है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज पुट टू रेस्ट ऑल स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, अंदाजा। अबाउट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, कि भाई जो हमारा वित्त मंत्रालय है, पुट टू रेस्ट का मतलब है शांत कर देना, कि भाई जैसे आपके मन में कई सारे डाउट चल रहे हैं, तो उन डाउट को पुट टू रेस्ट कर दिया जाए, मतलब उन डाउट को खत्म कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए। तो वित्त मंत्रालय ने क्या किया है कि भाई किन चीज़ों को शांत कर दिया है। कई तरह के लोग बाग अनुमान लगा रहे थे, ऑल स्पेकुलेशन अबाउट किसके बारे में, द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। इन्फ्लेशन का मतलब हुआ मुद्रास्फीति या फिर महंगाई, उसको टारगेट करने वाला फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है कोई ढांचा या फिर कोई सिस्टम। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क दैट विल गाइड, कि भाई इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे कि भाई एक सिस्टम बनाएगी सरकार जो कि इन्फ्लेशन को टारगेट करेगा। उसके बारे में कई तरह के अनुमान आम जन लगा रहे थे, तो उन अनुमान को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शांत कर दिया है। अब देखो, ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बनेगा, ये क्या करेगा, दैट विल गाइड, यह दिशा दिखाएगा किस चीज को, द इंटरेस्ट रेट डिसीजंस ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, कि भाई आरबीआई जो कि हमारी मौद्रिक नीति बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मौद्रिक नीति, कि भाई आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि इंटरेस्ट रेट निर्धारित करती है। अब आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट है, उसके जो डिसीजंस हैं वे किस चीज़ से प्रभावित होते हैं, वे प्रभावित होते हैं इस चीज़ से, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, है ना, कि भाई सरकार एक तरीके से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या ढांचा बनाती है, सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम लेके आती है। वो सिस्टम आरबीआई के डिसीजंस को निर्धारित करता है कि आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट किस तरह से तय करे ओवर द 5 ईयर पीरियड, ओवर द 5 ईयर पीरियड स्टार्टिंग ऑन अप्रैल 1, कि भाई इस 1 अप्रैल से जो आगे आने वाला 5 साल का पीरियड शुरू हो रहा है ना, इस दौरान आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या रहेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि भाई सरकार जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम लेके आती है। तो इस सिस्टम से जुड़े हुए जो भी डाउट थे, जो भी स्पेकुलेशन थे, जो भी अनुमान थे, उन अनुमानों को एक तरीके से वित्त मंत्रालय ने शांत कर दिया है। इन अ टर्स नोटिफिकेशन, भाई वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या किया गया है, टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त, एक संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की गई है। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस्ड दैट, कि भाई आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ जो विभाग है उसने इस बात की घोषणा की, अनाउंस दैट द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द क्विनक्वेनियम एंडिंग ऑन। देखो, क्विनक्वेनियम का मतलब होता है
5 वर्ष की अवधि एंडिंग ऑन मार्च 31, 2026 कि भाई 5 वर्ष की अवधि जो कि 1 अप्रैल 2021 से अगर हम बात करें तो कब समाप्त होगी ये 31 मार्च 2026 को। तो इस अवधि के लिए जो इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया है ना वित्त मंत्रालय की तरफ से, आर्थिक हमारा ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स को जो देखता है ना, जो डिपार्टमेंट है जो कि आर्थिक मामलों को देखता है, उस आर्थिक मामलों को देखने वाले डिपार्टमेंट ने 5 वर्षों का टाइम पीरियड, कब से कब तक है 5 वर्षों का टाइम पीरियड, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो इसके लिए क्या इन्फ्लेशन टारगेट रहेगा हमारा, वो सेट कर दिया है एक नोटिफिकेशन के द्वारा, एक अनाउंसमेंट किया गया है। तो वो कितना रहेगा हमारा टारगेट, विल बी 4%। तो हमने तय किया है एक तरीके से, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है इसने घोषणा की है कि भाई इन्फ्लेशन का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 4%, कि भाई इन्फ्लेशन जो है 4% के लगभग रहनी चाहिए, विद एन अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ 6%। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता, कि भाई अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ 6%, कि भाई ठीक है इस अवधि के दौरान, कि भाई ये 2021 से 2026 के बीच की जो अवधि है ना, इस दौरान क्या है कि इन्फ्लेशन 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये अपर टॉलरेंस लिमिट है हमारी, है ना, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, एंड अ लोअर टॉलरेंस लेवल ऑफ 2%, और 2% से नीचे भी नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन, है ना। देखो एक बात को आप ध्यान में रखना है कि भाई अगर मुद्रास्फीति जो है ना, वो अगर एक हद से आगे चली जाए, मतलब ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी घातक है वह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, और बिल्कुल ही डाउन चली जाए तो वह भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है ना। कि भाई जैसे बरसात होती है तो बरसात एक क्या है, संतुलन, संतुलन में होना चाहिए बरसात। भाई अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो वो भी ज़मीन के लिए हानिकारक है, बरसात बिल्कुल कम हुई तो वो भी ज़मीन के लिए हानिकारक है, एक बीच में होना चाहिए। ठीक इसी तरह से इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मुद्रास्फीति है, कि ये भी एक कंट्रोल लेवल में होनी चाहिए, है ना, एक मतलब कह सकते हो कि ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। तो ये जो आगे आने वाले 5 वर्ष है इसके लिए हमने निर्धारित किया है कि भाई 4% इन्फ्लेशन टारगेट हमने सेट की है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 6% चली जाए अपर लिमिट, और लोअर लिमिट 2% रहे। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, कि भाई आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं तरुण बजाज सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट द फ्रेमवर्क्स पैरामीटर, कि भाई सरकार ने जो नया सिस्टम सेट किया है, नया ढांचा सेट किया है इन्फ्लेशन को लेके, इसके जो मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं, वुड रिमेन अनचेंज, इसके मापदंड जो हैं वे परिवर्तित नहीं होंगे, वुड ऐसा बना, वे ऐसे बने रहेंगे, वुड रिमेन अनचेंज, ये परिवर्तित नहीं होंगे, फ्रॉम what had prevailed in the 5 years that ended on March 31, from what had prevailed, जो कि मौजूद थे, जो कि व्याप्त थे, in the 5 years that ended on March 31, कि इस वर्ष 31 मार्च से पहले का जो 5 वर्ष का टाइम पीरियड था ना, उस दौरान जो पैरामीटर्स थे इन्फ्लेशन को लेके, उन पैरामीटर्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। द गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट इज अ वेलकम स्टेप, कि भाई सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है ना, यह एक स्वागतपूर्ण कदम है, इन रीइटरेटिंग दैट इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिमेन्स द सेंटर पीस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि भाई सरकार ने, द गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट इज अ वेलकम स्टेप, कि भाई सरकार के द्वारा ये जो घोषणा की गई है इन्फ्लेशन से संबंधित, यह एक स्वागतपूर्ण कदम है, इन रीइटरेटिंग, कि भाई सरकार ने घोषणा की है इस बात को दोहराने में, रीट्रेट का मतलब होता है किसी बात को दोहराना, दैट क्या दोहराया है सरकार ने, दैट इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि भाई इन्फ्लेशन को यानी कि मुद्रास्फीति को या महंगाई को जो टारगेट करना है, यह बना हुआ है, रिमेन्स द सेंटर पीस, भाई यह मुख्य काम बना हुआ है, ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि भाई मुद्रा एक तरीके से ये जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित जो फ्रेमवर्क है, कि भाई मौद्रिक नीति से संबंधित जो फ्रेमवर्क है उसका केंद्र बिंदु है इन्फ्लेशन को टारगेट करना। इसी के साथ साथ सरकार ने ये जो घोषणा की है, ये इस बात का संकेत देती है, एंड सिग्नल्स दैट द फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज, फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज, कि भाई वित्तीय और मॉनेटरी, वित्तीय और मौद्रिक जो हमारे अधिकारी हैं, देखो एक तो होता है फिस्कल, दूसरा होता है मॉनेटरी। फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय, कि भाई ये जो हमारी फिस्कल पॉलिसीज होती ना,
इनको सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है एक तरीके से अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट को घटा देना, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, है ना। फिस्कल पॉलिसीज में क्या होता है, जैसे कि क्या किया, इनकम टैक्स है ना, उसको बढ़ा दिया, उसको घटा दिया। इसके अलावा विभिन्न जो वस्तुएं हैं उन पर टैक्स घटा दिया, बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये जो फिस्कल पॉलिसीज होती है, इनके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो हमारा आरबीआई है वह अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने की कोशिश करता है। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा ये जो घोषणा की गई है इन्फ्लेशन को लेके, ये इस बात को सिग्नल करती है, इस बात का संकेत देती है दैट द फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज, कि भाई वित्तीय और ये जो मौद्रिक नीति से जुड़े हुए हमारे जो भी अधिकारी हैं आर इन लॉक स्टेप। देखो, टू बी इन लॉक स्टेप का मतलब होता है साथ साथ एक्शन लेना, साथ साथ चलना। यानी कि हमारे जो फिस्कल अथॉरिटीज से जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा मॉनेटरी अथॉरिटीज से जुड़े हुए लोग हैं, ये मिलके साथ साथ जो है ना पैरेलल काम कर रहे हैं, दोनों की दोनों मिलके जो है कदम उठा रहे हैं, ताकि एक तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जा सके और अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखा जा सके ना। तो यही होता है इन लॉक स्टेप विथ का मतलब है कि भाई साथ साथ, है ना, एकदम साथ साथ प्रोग्रेस करना, है ना। आगे देखते हैं, इन इंश्योरिंग द प्राइमेसी। तो फिस्कल अथॉरिटीज और मॉनेटरी अथॉरिटीज जो हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं वे साथ साथ जो है चल रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए, इन इंश्योरिंग द प्राइमेसी। प्राइमेसी का मतलब है प्रमुखता, ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई फिस्कल अथॉरिटीज और मॉनेटरी अथॉरिटीज दोनों की प्राथमिकता यह है कि प्राइस स्टेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए ना, कि भाई वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें स्थायित्व लाया जाए एज द बेडरॉक। अब देखो, प्राइस स्टेबिलिटी जो है यानी कि वस्तुओं की कीमत जो है वह स्थिर होनी चाहिए, ये क्या है, मूल आधार है। यहाँ पे बेडरॉक का मतलब है आधार, एज द बेडरॉक फॉर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेडरॉक एज द बेडरॉक फॉर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई अर्थ, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, मैक्रो मतलब बड़ा, कि भाई अर्थव्यवस्था के जितने भी हमारे बड़े पहलू हैं, अर्थ यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था के बड़े स्तर पे विकास की अगर हम बात करें, तो उसका मूल आधार है कीमतों का स्टेबल होना, है ना, कीमतों की स्टेबिलिटी, है ना। भाई ये सुनिश्चित होनी चाहिए ना कि भाई अब जैसे अर्थव्यवस्था क्या है, काफ़ी डावाडोल हो जाती है। जैसे इस महीने सीमेंट की प्राइस कुछ और थी, है ना, और अगले महीने सीमेंट की प्राइस कुछ और हो गई, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, तो उससे क्या है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा जाती है ना। तो हमारे मॉनेटरी अथॉरिटी, तो हमारे मॉनेटरी एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई दोनों की दोनों, ये जो फिस्कल अथॉरिटीज़ हैं, इसके अलावा ये जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, दोनों की दोनों मिलके जो है काम कर रहे हैं ये सुनिश्चित करने में कि कीमतें जो हैं उनमें स्थायित्व लाया जाए। क्यों? क्योंकि कीमतों का जो स्थायित्व है वो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मूल आधार है। दिस इज पर्टिकुलरली अपोजाइट। अपोजाइट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, कि भाई दिस इज पर्टिकुलरली अपोजाइट एट अ टाइम, कि भाई जरूरी भी है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो जरूरी भी है ना, वो मतलब एकदम एकदम उपयुक्त है एक ऐसे समय पर, एट अ टाइम व्हेन इन्फ्लेशन प्रेशर्स, कि भाई ये जो महंगाई का जो प्रेशर है, मुद्रास्फीति का जो दबाव है ना, इसके जो दबाव देखने को हमें मिल रहे हैं ना, कई जगह इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, आर माउंटिंग। देखो, माउंट का मतलब होता है चढ़ चढ़ जाना, है ना, कि मतलब दबाव डालना, कि भाई माउंटिंग इन एन इकोनॉमी, कि भाई ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्राइस स्टेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल उपयुक्त भी है, और खासकर एक ऐसे समय पर जिस दौरान हम क्या देख रहे हैं, मुद्रास्फीति के कई तरह के दबाव जो है दबाव देखने को मिल रहे हैं ना। माउंट का मतलब होता है किसी के ऊपर प्रेशर डालना, है ना, किसी के ऊपर दबाव डालना। प्रेशर्स आर माउंटिंग इन एन इकोनॉमी, है ना, तो लगातार प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है ना, माउंटिंग का मतलब लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है इन एन इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी में, भारत की इकोनॉमी के लिए कहा गया है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कहा गया है, दैट इज स्टिल स्ट्रगलिंग, जो कि अभी भी संघर्ष कर रही है, टू रीगेन, टू रीगेन का मतलब है पुनः प्राप्त करने के लिए, है ना, इट्स फुटिंग, कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने पैरों को जमाने के लिए जो है लगातार संघर्ष कर रही है ना। फुटिंग का मतलब है अपने पैरों को जमाना, फ्रॉम द डिवेस्टेटिंग। देखो, डिवेस्टेट का मतलब क्या होता है, डिवेस्टेट का मतलब होता है नाश कर डालना, है ना, विनाश कर डालना। फ्रॉम द डिवेस्टेटिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, इन द
जस्ट एंडेड फिस्कल, कि जस्ट एंडेड फिस्कल ईयर, कि अभी हाल ही में जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है उस वित्तीय वर्ष के दौरान हमें क्या देखने को मिला, बहुत ही विनाशकारी संकुचन अर्थव्यवस्था में देखने को मिला, है ना। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है, तो ये क्यों देखने को मिला विनाशकारी संकुचन, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस के चलते हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। ये देखो आगे लिखा भी हुआ है, व्हेन द कोविड-19 पैंडेमिक, कि क्या हुआ, ये जो बीता पिछला वित्तीय वर्ष था उस दौरान क्या हुआ कि जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, एंड द ड्रास्टिक मेजर्स, ड्रास्टिक का मतलब है जबरदस्त, मेजर्स का मतलब है उपाय, टू कर्ब, कर्ब का मतलब है रोकना, कि भाई कोरोना वायरस आ गया पिछले साल वित्तीय वर्ष के दौरान, और फिर उस कोरोना वायरस को रोकने के लिए, टू कर्ब है ना, का मतलब इसको रोकने के लिए जो जबरदस्त उपाय अपनाए गए, यानी कि लॉकडाउन लगाया गया है ना, मेजर्स टू कर्ब इट्स स्प्रेड, कि कोरोना वायरस के फैलाव को, स्प्रेड का मतलब है फैलाव, कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो जबरदस्त उपाय अपनाए गए उनका परिणाम क्या हुआ, रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड प्रीकैरिटी, वाइड स्प्रेड का मतलब है एक व्यापक स्तर पे, है ना। तो ये जो हमने लॉकडाउन लगाया, ये जो उपाय किए हमने कोरोना वायरस को रोकने के, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि व्यापक स्तर पे हमें प्रीकैरिटी देखने को मिली। प्रीकैरिटी का मतलब होता है अनिश्चितता की स्थिति, यानी कि रोजगार है या आय है ना, उसमें अनिश्चितता की स्थिति जो है मौजूद हो गई या बन गई, है ना, प्रिकैरिटी बन गई। प्रिकैरिटी मतलब अनिश्चितता की स्थिति बन गई। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत जो है इस समय एक ऐसे दौर में है जबकि भारत की अर्थव्यवस्था अपने पैरों को जमाने की कोशिश कर रही है ना। भारत की अर्थव्यवस्था जो है डिवेस्टेटिंग कॉन्ट्रैक्शन है ना, पिछले साल भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही जबरदस्त, आप कह सकते हो विनाशकारी संकुचन देखने को मिला था, और वो विनाशकारी संकुचन देखने को मिला था कोविड-19 के चलते। कोविड-19 को रोकने के लिए जो है हमने कई तरह के उपाय अपनाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय अपनाए थे, लॉकडाउन वगैरह लगाया था, इसके जो है ना, लॉकडाउन लगाया था, है ना, कि ताकि, है ना, कि भाई ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके, कोरोना वायरस के फैलाव को। और इसका परिणाम ये हुआ था कि एक व्यापक अनिश्चितता की स्थिति जो है निर्मित हो गई पूरे भारत में, है ना। यहाँ पे अनिश्चितता की स्थिति से मतलब है रोजगार और आय के संबंध में अनिश्चितता। आगे देखते हैं कि द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, कि भाई लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, है ना, डेटा ये क्या दिखाते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल का मतलब होता है ये जो चीज़ें फुटकर में बेची जाती है ना, खुदरा में बेची जाती हैं, जो जनरल बिक्री होती है ना, उसको कहा जाता है रिटेल। तो रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड बाय, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा तेजी आना, और ज़्यादा बढ़ जाना, बाय ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स टू अ 3 मंथ हाई ऑफ 5.03% इन फेब्रुवरी। तो देखो ये जो एक तरीके से रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती हैं उनमें इन्फ्लेशन देखने को मिला हमें, उनमें इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, लगभग 100 बेसिस पॉइंट के लगभग बढ़ गया, है ना। और पिछले 3 महीनों में सर्वाधिक 5.03 इन्फ्लेशन रहा रिटेल, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन में हमें क्या देखने को मिला। रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना, यानी कि ये जो एक तरीके से फुटकर में जो चीज़ें बेची जाती हैं, आप जाते हो ना किराने की दुकान पे या छोटी मोटी दुकान पे जो सामान लेके आते हो, फुटकर में जो चीज़ें मिलती है, खुदरा में जो चीज़ें मिलती हैं, उसमें जो महंगाई है वो लगभग 100 बेसिस पॉइंट मट गई, और 3 महीनों में सर्वाधिक रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिला हमें फरवरी में। वो कितना था, 5.03, विद फूड एंड फ्यूल कॉस्ट कंटिन्यूइंग टू रिमेन वॉलेटाइल। और जो भोजन से संबंधित जो खाद्य है, फूड है, इसके अलावा जो तेल की कीमतें हैं, कंटिन्यूइंग टू रिमेन वॉलेटाइल, ये लगातार क्या, परिवर्तनशील स्थिति में बनी हुई है। वॉलेटाइल का मतलब है जो लगातार बदल रही है, जो लगातार परिवर्तित हो रही है, टू रिमेन वॉलेटाइल, ठीक है ना। तो ये जो फ्यूल से संबंधित जो कीमतें हैं, फूड से संबंधित जो कीमतें हैं, ये अभी भी लगातार जो है वॉलेटाइल बनी हुई है। ऑल्सो साथ ही साथ with the prices of multiple raw materials on an upward trajectory, the prices of multiple का मतलब है विविध, raw materials का मतलब है कच्चे सामान, on an upward का मतलब है ऊपर की ओर, और trajectory का मतलब है मार्ग। अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि विभिन्न कच्चे माल की जो कीमतें हैं वे भी लगातार ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हैं ना, उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। एन IHS मार्केट इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे, देखो IHS के द्वारा एक है ना, IHS मार्केट इंडिया बिजनेस आउटलुक का जो सर्वे है जो कि पिछले महीने किया गया, लास्ट मंथ शोड, उसने ये दिखाया
IHS के सर्वे ने पिछले महीने ये प्रदर्शित किया कि कंपनीज वर प्लानिंग टू रेज सेलिंग प्राइसेस, कि विभिन्न जो कंपनीज हैं वे इस बात का प्लान बना रही हैं, वे ये योजना बना रही हैं, टू रेज का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाना, कि सेलिंग प्राइस, कि कोई भी जो वस्तु है उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है ना, उसका जो विक्रय मूल्य होता है, बेचने वाला जो मूल्य होता है, उसको बढ़ाने के बारे में विभिन्न कंपनीज प्लान बना रही हैं ओवर द कमिंग 12 मंथ्स। आने वाले जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों के दौरान विभिन्न कंपनीज ये योजना बना रही है कि उनकी जो वस्तुएं हैं उनकी सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जाए। क्यों? टू कॉप विथ राइजिंग कॉस्ट, कि भाई कच्चे माल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं ना, तो जो राइजिंग कॉस्ट्स है, बढ़ती हुई कच्चे माल की जो कीमतें हैं उसको टैकल करने के लिए, टू कॉप विथ का मतलब होता है निपटना, है ना, डील करना, कि भाई बढ़ते हुई ये जो कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमतें हैं इसको डील करने के लिए, इससे निपटने के लिए विभिन्न जो कंपनीज हैं वो ये प्लान बना रही हैं कि आगे आने वाले 12 महीनों के दौरान वस्तुओं की सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जाए। आगे देखते हैं। The RBI's officials have in recent months maintained an unwavering focus, कि भाई आरबीआई के जो अधिकारी हैं, है ना, उन्होंने अभी हाल ही के महीनों में, है ना, इन रिसेंट मंथ्स इस बात को मेंटेन किया है। किस बात को मेंटेन किया है? इस बात को उन्होंने बरकरार रखा है। एन अनवेवरिंग फोकस, एन अनवेवरिंग फोकस। तो अनवेवरिंग का मतलब होता है लगातार, है ना, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो स्टडी, है ना। अनवेवरिंग फोकस, कि भाई लगातार इस बात पे फोकस बनाए रखा है आरबीआई के अधिकारियों ने। किस बात पे? ऑन एम्फेसाइजिंग, इस बात को वो एम्फेसाइज करते रहे हैं, आरबीआई के अधिकारी इस बात पे जोर देते रहे हैं, द नीड टू रिटेन द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, कि भाई आरबीआई के अधिकारियों का कहना है कि इस बात की जरूरत है टू रिटेन का मतलब है एकदम बरकरार रखना, मेंटेन करना किसी चीज को। द फ्लेक्सिबल का मतलब है जिसे आप चेंज कर सकते हो, है ना। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, कि भाई आरबीआई का कहना है कि जो इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए जो भी आप सिस्टम बनाना चाहते हो वो सिस्टम जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेट कर दिया आगे आने वाले 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, नहीं, बाजार को देखना चाहिए और बाजार को देखते हुए अपने सिस्टम में लगातार चेंज करते रहना चाहिए ना। इस बात पे आरबीआई ने जोर दिया है। इन अ दिसंबर वर्किंग पेपर टाइटल, भाई दिसंबर में एक पेपर जो है आरबीआई ने, एक तरीके से आप कह सकते हो एक पेपर पे आरबीआई ने काम किया था। वो पेपर क्या था? उसका शीर्षक क्या था? इन अ दिसंबर वर्किंग पेपर टाइटल मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया। मेजर का मतलब है मापना, ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कि भाई ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कि भाई भारत में जो मुद्रास्फीति है उसका क्या ट्रेंड रहता है उसको मापने से संबंधित एक पेपर आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था दिसंबर में। द डिप्टी गवर्नर ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी, भाई जो डिप्टी गवर्नर है ना, ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना, मॉनेटरी पॉलिसी, कि भाई जो डिप्टी गवर्नर हैं जो कि मौद्रिक नीति की निगरानी कर रहे हैं, डिप्टी गवर्नर का नाम है माइकल देबाब्रता पात्रा एंड अ कलीग, उनके एक साथी हैं, कलीग हैं, अंडरस्कोर, उन दोनों ने इस बात को रेखांकित किया। अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी बात के महत्व को दर्शाना, तो इन दोनों ने इस बात के महत्व को दर्शाया। किस बात के महत्व को? द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग, यह सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना? इंश्योरिंग द एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है उपयुक्तता ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट, है ना। द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट, कि भाई इन्फ्लेशन को, है ना, मुद्रास्फीति को टारगेट करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, है ना, भाई कितना जरूरी है, इस बात का महत्व उन्होंने दर्शाया। कि भाई दिसंबर के दौरान एक पेपर जारी किया गया था, मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया, और इस पेपर को जो है इन दोनों ने जारी किया था, डिप्टी गवर्नर ने, इसके अलावा उनके एक कलीग ने, और उन दोनों ने इस बात के महत्व को दर्शाया था। किस बात के? इस बात की उपयुक्तता के महत्व को दर्शाया था कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना कितना जरूरी है। ऑब्जर्विंग दैट, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए, है ना, इस बात को अपने ख्याल में लेते हुए, इस बात की निगरानी करते हुए, दैट देयर हैड बीन अ स्टेडी डिक्लाइन, देयर हैड बीन अ स्टेडी डिक्लाइन, स्टेडी का मतलब है लगातार, डिक्लाइन का मतलब है कमी, कि इस बात को ऑब्जर्व करते हुए कि लगातार कमी रही थी किस चीज में? देयर हैड बीन अ स्टेडी डिक्लाइन इन ट्रेंड इन्फ्लेशन टू अ 4.1 टू 4.3% बैंड, कि भाई ये बैंड रहता है, मतलब है ना कि बैंड सिंस 2014,
कि भाई ज़्यादातर भारत में इन्फ्लेशन जो है ना इसके बीच में चलती है, 4.1 से लेके 4.3% के बीच में। लेकिन इस बात को देखते हुए देयर हैड बीन अ स्टेडी डिक्लाइन, कि धीरे धीरे एक कमी देखने को मिली थी, कमी रही थी इन ट्रेंड इन्फ्लेशन, कि भाई ये ट्रेंड तो इन्फ्लेशन का ये चलता है 4.1 से लेके 4.3 के बीच में रहता है बैंड। लेकिन 2014 से हम क्या देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का ये जो बैंड है इसमें और ज़्यादा कमी आ रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दे सेड अ टारगेट फार लोअर देन द ट्रेंड रैन द रिस्क ऑफ इम्पार्टिंग। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इस बात को देखा गया कि एक टारगेट अगर हम सेट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम है देन द ट्रेंड, कि भाई ये जो ट्रेंड है ना 4.1 से लेकर 4.3% के बीच का, इस ट्रेंड से अगर बहुत ही ज़्यादा कम है टारगेट तो वो है इस रिस्क को बढ़ा देता है, रैन द रिस्क ऑफ इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है योगदान देना, इम्पार्टिंग अ डिफ्लेशनरी बायस। देखो एक तो होता है इन्फ्लेशनरी बायस और एक होता है डिफ्लेशनरी बायस। इन्फ्लेशनरी बायस का मतलब है कीमतों का बढ़ते जाना, महंगाई का बढ़ते जाना। कोई भी वस्तु है उसकी कीमत आज 2 रुपये थी कल 4 रुपये हो गई तो ये हुआ इन्फ्लेशन। लेकिन किसी वस्तु की कीमत आज 2 रुपये थी कल 1 रुपया हो गई तो इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। दोनों ही परिस्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हैं। ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो वो भी खतरनाक है, और बहुत ज़्यादा अगर एक तरीके से डिफ्लेशन हो जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक संतुलन होना चाहिए। तो यही हाँ, तो इस बात को ऑब्जर्व किया गया, किस बात को ऑब्जर्व किया गया कि भाई ये जो ट्रेंड है ना इन्फ्लेशन का, अगर वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर डिफ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है ना। डिफ्लेशन का योगदान है ना कि भाई रिस्क ऑफ इम्पार्टिंग डिफ्लेशन, तो उसके चलते क्या हो सकता है कि अगर ट्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए तो वह योगदान दे सकता है, वह डिफ्लेशन बढ़ सकता है उसके चक्कर में। और अगर डिफ्लेशन बढ़ जाता है तो दैट वुड डैम्पन, तो ये डिफ्लेशन क्या करेगा, दैट वुड डैम्पन, डैम्पन का मतलब कमजोर करना इकोनॉमिक मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है रफ्तार, कि भाई अगर डिफ्लेशन बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा, आर्थिक जो रफ्तार है उसको कमजोर कर देगा हमारी, है ना। आगे देखते हैं। वाइल अ गोल मच अबाउ द ट्रेंड, जबकि ये जो हमारा ट्रेंड है ना 4.1 से और 4.3 के बीच में हमारी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, है ना, ये जो हमारा ट्रेंड है, अगर वाइल अ गोल, अगर हमारा गोल जो है वो इस ट्रेंड से ऊपर चला जाता है तो वो क्या कर सकता है, कुड, कुड का मतलब है इस बात की संभावना बनती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी बनती है। एंजेंडर का मतलब है खतरे में डाल देना, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी कंडीशंस, तो इस बात का खतरा बढ़ सकता है कि भाई अगर जो हमारा जो ट्रेंड है इन्फ्लेशन का उससे अगर कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है तो उससे इस बात का खतरा बढ़ सकता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी कंडीशंस, एक्सपेंशनरी का मतलब है विस्तार से संबंधित, है ना, मॉनेटरी कंडीशन, तो कई तरह की, इस तरह आप कह सकते हो कि इस तरह की आर्थिक कंडीशंस निर्मित हो सकती हैं दैट वुड लाइकली लीड टू, जो कि संभवतया कारण बनेगी, है ना, दैट वुड लाइकली मतलब इस बात की संभावना बनती है कि जो कि कारण बनेंगे, लीड टू इन्फ्लेशन शॉक, इन्फ्लेशन शॉक्स, है ना, इन्फ्लेशन के झटके। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर डिफ्लेशन आता है तो वह तो खतरनाक है ही सही, लेकिन अगर ये जो हमारा ट्रेंड है एक तरीके से जो हमारा गोल है, इस गोल से इन्फ्लेशन अगर ऊपर निकल जाती है तो उसके चलते क्या हो सकता है कि जो हमारी आर्थिक कंडीशंस हैं, है ना, उनको जो है उन आर्थिक जो कंडीशंस है ना उनको काफ़ी खतरा बढ़ जाएगा। दैट वुड लाइकली लीड, मतलब इस लाइकली मतलब है ऐसा होने की संभावना, लीड टू का मतलब है कारण बनना, उसके चलते इन्फ्लेशन से संबंधित कई तरह के झटके हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड इन फरवरी द आरबीआई रिसर्चर्स ऑथरिंग इट्स रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। फरवरी में क्या हुआ, आरबीआई के जो शोधकर्ता हैं जिन्होंने कि लिखा, ऑथरिंग का मतलब लिखने वाले, इट्स रिपोर्ट है ना, जिन्होंने आरबीआई की रिपोर्ट को लिखा रिसर्च करके ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, कि आरबीआई के शोधकर्ता जिन्होंने करेंसी और फाइनेंस से संबंधित अपनी रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट को टाइटल दिया गया था, थीम क्या थीम थी उसकी, रिव्यूइंग का मतलब है पुनरावलोकन करना, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि भाई जो मौद्रिक नीति से संबंधित जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका रिव्यू करना, है ना, ये थीम थी उसकी। और इस थीम से संबंधित एक रिपोर्ट आरबीआई के रिसर्चर्स ने जारी की थी फरवरी में। उस रिपोर्ट में इस बात को क्लियर कर दिया गया, मेड क्लियर, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया दैट द फ्रेमवर्क हैड सर्व्ड द इकोनॉमी वेल, कि भाई मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ जो फ्रेमवर्क है उसने हमारी अर्थव्यवस्था को, वो हमारी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल ठीक तरह से काम आया था। यहाँ सर्व करने का मतलब है ठीक काम आना। तो मौजूदा जो फ्रेमवर्क है मॉनेटरी पॉलिसी का वह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक तरह से काम आया था। अटेस्टेड, अटेस्टेड का मतलब है प्रमाणित करना,
बाय अ डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन वॉलिटिलिटी, अटेस्टेड बाय अ डिक्लाइन का मतलब है कमी आना इन इन्फ्लेशन वॉलिटिलिटी, कि भाई जो एक तरीके से मुद्रास्फीति की परिवर्तनशीलता है, मुद्रास्फीति की जो परिवर्तनशीलता है उस परिवर्तनशीलता को कम करने में मदद मिली थी हमें मौजूदा ढांचे से, मौजूदा फ्रेमवर्क से। एंड मोर क्रेडिबल एंकरिंग, एंड मोर क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, एंकरिंग का मतलब है बांधना ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कि भाई मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई जो उम्मीदें हैं उनको बांधने की कोशिश की थी मौजूदा सिस्टम ने, मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ने, है ना। तो जो भाई वर्तमान में जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारे काम आया था अर्थव्यवस्था के, और अर्थव्यवस्था के मतलब ठीक तरह से वो काम आया था। इसने क्या किया था मौजूदा सिस्टम ने कि भाई जो मुद्रास्फीति से संबंधित जो परिवर्तनशीलता होती है ना, उस परिवर्तनशीलता में कमी लाने की कोशिश की, और एक विश्वसनीय, है ना, क्रेडिबल एंकरिंग का मतलब है बांधना इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, कि भाई मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बांधने में भी, है ना, विश्वसनीय तरीके से बांधने में भी मौजूदा सिस्टम ने भूमिका निभाई। दैट यह बात की द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक ऑफिशियल्स, कि भाई सरकार के आर्थिक मामलों से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, हैव हीडेड दीज कॉल्स, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना, दीज कॉल्स, कि भाई ये जो सारी की सारी बातें हैं, है ना, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई ये जो सारी की सारी बातें हैं, इन बातों की ओर आर्थिक मामलों से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने ध्यान दिया है। इसके माध्यम से क्या होगा, विल सर्टेनली रीअश्योर, कि इसके माध्यम से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जो सेवर्स हैं वे पुनः आश्वस्त होंगे कि दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स, है ना, कि भाई जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे सेवर्स हैं उनको लगेगा, उन्हें क्या लगेगा, दैट इन्फ्लेशन, कि भाई जो मुद्रास्फीति है या फिर जो महंगाई है वो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अ सेंट्रल कंसर्न फॉर ऑल पॉलिसी मेकर्स, कि हमारे जो सारे की सारे नीति निर्माता हैं उन नीति निर्माताओं के लिए केंद्रीय चिंता का विषय महंगाई बनी हुई है ना। यही एक बार फिर से देखना इस अंतिम लाइन को, यह बात कि सरकार के जो आर्थिक मामलों से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्होंने आर्थिक ये जो सारी ये महंगाई से जुड़ी हुई बातों पर ध्यान दिया है ना। तो इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से क्या होगा कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं और सेवर्स हैं, है ना, इन्वेस्टर्स हैं और जो सेविंग करने वाले लोग हैं ये पुनः आश्वस्त होंगे, है ना। उनको आश्वासन इस बात का मिलेगा कि भाई देखो कितनी अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन की मुद्रास्फीति जो है वह बनी हुई है, क्या बनी हुई है, मुख्य चिंता का विषय बनी हुई है सारे की सारे नीति निर्माताओं के लिए, है ना। ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल में क्या, सेकंड एडिटोरियल में बता देता हूँ आपको किससे संबंधित है, कि ये जो हमारे एक्टर रजनीकांत हैं इनके बारे में संबंधित है ये सेकंड एडिटोरियल। एक्टर रजनीकांत के बारे में कहा गया है कि हाँ भाई ये फुली डिजर्व करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, है ना, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई है ना। तो उससे संबंधित है कि मिस्टर एक्टर रजनीकांत जो हैं उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड देना जो है बिल्कुल उचित है। लेकिन इस एडिटोरियल में ये बात की गई है कि भाई ये जो टाइमिंग है, बट द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट इज सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब है शक, शक के घेरे में। लेकिन ये जो टाइमिंग है ना, जिस टाइमिंग पे मिस्टर रजनीकांत को अवार्ड देने की घोषणा की गई है यह शक के दायरे में। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु में इस समय जो है एकदम चुनाव होने वाले हैं ना। तो ये जो चुनाव का दौर है इस दौर में मिस्टर रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा, हाँ ये बात तो ठीक है कि वे दादा साहब फाल्के अवार्ड डिजर्व करते हैं, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये टाइमिंग उचित है, इसी संबंध में इस सेकंड एडिटोरियल में चर्चा की गई है।